मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी अपने पराये। मम्मी, डैड फिर रसोई के नल से लेके पानी पी रहे हैं। अनुज ने अपनी बेटी सुहाना की आवाज़ सुनी तो एक बार फिर याद आया कि अब वो अमेरिका में नहीं, वापस अपने घर आ गया था। उसकी पत्नी नीति ने वहीं से आवाज़ दी, अनुज, आरओ का पानी लेना, टैप वाटर मत पीना। अनुज ने पानी का ग्लास वहीं सिंक में उड़ेला और आरओ का पानी भरने लगा। कुछ बातें धीरे धीरे ही याद हो पाएंगी। अभी तो सब कुछ नया नया सा लग रहा था। सारी उम्र अनुज यहीं रह के गया था, लेकिन पिछले 3 साल अमेरिका में डेप्यूटेशन पे गया था। वापस आके अपना ही शहर, अपना ही परिवार, कुछ नया सा लग रहा था। उसने कॉफ़ी निकालने के लिए किचन प्लेट के ऊपर वाली अलमारी खोली, पर वहाँ नीति ने अब क्रॉकरी रखी हुई थी। नीति, कॉफी कहाँ है? पहले तो यहीं होती थी। अनुज ने आवाज लगाई। नीति बोली, राइट साइड वाली अलमारी में है। अपने और नीति के लिए कॉफी बनाकर अनुज वापस डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसका बेटा रजत बोला, डैड, आप रोज इसी तरह अपने बर्तन धोओगे तो मम्मी हमसे भी यही कराएंगी और काम वाली बाई को नौकरी से निकाल देंगी। अपने 15 साल के बेटे की बात सुनकर अनुज हंसने लगा। अच्छा बताओ, कल कहाँ चलना है? अम्यूजमेंट पार्क चलें? डैड, दोनों बच्चे एक आवाज में बोले। हम बच्चे थोड़े हैं। अच्छा तो फिर रेल म्यूजियम चलें या वीडियो पार्लर जाना है? अनुज ने फिर पूछा। वापस आने से पहले उसने लिस्ट बना रखी थी कि बच्चों को कहाँ कहाँ लेकर जाएगा, लेकिन उसके हर आइडिया पे बच्चे या तो हंस पड़ते या उसका मजाक बनाने लगते। डैड, आई एम 15 नाउ। ऐसी जगहों पे बच्चे जाते हैं। डैड का बस चले तो हमारी उंगली पकड़ के घुमाने ले जाएं। अभी तक बच्चों को ऐसे बड़ों जैसी बातें करते देखकर अनुज हंस देता था, लेकिन आज उसे लग रहा था कि ये कोई और बच्चे थे, ऐसे बच्चे जिन्हें वो जानता ही नहीं था। अनुज को 3 सालों की खुदी हुई खाई का एहसास हो रहा था, पर वो और कर भी क्या सकता था। बच्चे बढ़ रहे थे और उनकी जरूरतें भी। उनके भविष्य को बनाने के लिए ही तो ये 3 साल की अपॉइंटमेंट मंजूर की थी, और वहां भी बहुत हाथ खींच के खर्चा किया ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा कर ला सके। इन 3 सालों में ना वो घर आया था, ना अपने परिवार को वहां बुलाया था। फोन और कंप्यूटर पे तो बात होती थी, लेकिन तब ये एहसास नहीं हुआ कि पीछे सब कुछ बदल रहा था। बदलाव तो बहुत आ गया था। ये वही रजत था जो 3 साल पहले उसे एयरपोर्ट पे कह रहा था, पापा मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। और सुहाना, वो तो गले में बाहें डालकर रोती ही जा रही थी। वही छवि लेकर उसने 3 साल अमेरिका में एक एक दिन करके काट दिए थे, बिल्कुल जैसे कैदी एक एक तारीख पर कांटा लगाता है ये देखने के लिए कि उसने सजा के कितने दिन काट लिए हैं। उन सब से दूर रहना सजा से कम थोड़े था। मॉम, मैं आज स्कूल के बाद निखिल के घर जाऊं? रजत की आवाज आई तो अनुज का ध्यान टूटा। अनुज ने पूछा, ये निखिल कौन है? मेरा दोस्त है डैड, आप नहीं जानते। मॉम, बोलो ना। रजत जूते के लेस बांधता हुआ लापरवाही से बोला। अनुज कुछ बोला नहीं, पर उसके दिल में यह बात हल्की सी चुभ गई। 3 साल पहले वो खुद रजत का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। उसके सीक्रेट्स, उसके सपने सब पता होते थे अनुज को, और आज रजत के दोस्त तक के बारे में उसे पता नहीं था। नीति से परमिशन लेके रजत घर से निकला ही था कि सुहाना कमरे से आई और नीति से बोली, मम्मी, आज कैंटीन में पिज्जा डे है, पैसे दे दो। अनुज वहीं सोफे पे बैठा था और नीति रसोई में थी, लेकिन सुहाना ने जैसे उसे देखा ही नहीं। बच्चे उसके साथ हंस बोल रहे थे, उसकी सारी बातें भी मानते थे, लेकिन अपनी जरूरत की हर चीज वो नीति से ही मांग रहे थे। अनुज को लगा जैसे वो इस घर का सदस्य नहीं, कोई मेहमान हो जिसकी इज्जत तो खूब होती है, लेकिन उसे कोई अधिकार नहीं होता। वो पेपर उठा के बाहर लॉन में आ गया। टेबल पर नीति का क्रोशिया किया हुआ आधा बना दुशाला रखा था। अभी क्रोशिया सीख ही रही थी और सबसे पहले अनुज का दुशाला बनाना चाहती थी। अभी से बनाऊंगी तभी तो सर्दियों तक खत्म होगा, उसने हंसते हुए बोला था। नीति भी वहीं उसी के पास कुर्सी पे बैठ गई और अपने हाथों से अपना घुटना दबाने लगी। आदत के मुताबिक अर्जुन ने उसका हाथ हटाकर खुद उसका घुटना दबाना शुरू कर दिया। बोला, ज्यादा देर खड़ी मत रहा करो, तुम्हें डॉक्टर ने मना किया ना। मैं जो मेडिकेटेड नी कैप लाया वो क्यों नहीं लगाती? नीति मुस्कुरा के बोली, अब तुम आ गए हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए।
अनुज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस दुशाले को देखकर और नीति की बात सुनकर उसकी उदासी थोड़ी कम हो गई थी। बच्चे चाहे बदल गए हों, लेकिन कम से कम नीति अब भी वही थी। खाने की टेबल पर अनुज बच्चों को बता रहा था, मेरे फ्लैट के सामने एक प्लेग्राउंड था। मैं उसमें बच्चों को खेलते देखता तो मुझे याद आता कैसे रजत को मैं फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए लेके जाता था। रजत बोला, अब तो मैं स्कूल टीम का कैप्टन हूँ डैड। पिछले मैच में तो मैंने गदर मचा दिया था, मॉम याद है? नीति उसे देखकर मुस्कुराई, बोली, याद क्यों नहीं होगा? पता है अनुज, इसके प्रिंसिपल ने खुद फोन करके मुझको कंग्रेचुलेट किया था। फिर जो रजत के फुटबॉल और सुहाना के एनसीसी कैंप की बातें शुरू हुई तो फिर बंद ही नहीं हुई। पिछले 3 सालों की कितनी यादें थी उन सब के पास। रजत की परफॉर्मेंस, सुहाना की शरारतें, नीति का डिसिप्लिन, लेकिन इन यादों में अनुज कहीं नहीं था। अनुज को लगा जैसे वो पिक्चर हॉल में किसी पिक्चर के बीच में आके बैठ गया हो, जहां पहले क्या हुआ है उसको नहीं पता और जहां उसके उठ जाने के बाद भी कहानी में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो चुपचाप कमरे में आ गया और किताब पढ़ने लगा। अपनों के बीच भी अब उसे अकेलापन लगने लगा था। ऐसा लगता था कि उसकी अब यहाँ कोई जगह नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बच्चों ने, नीति ने उसके बिना जीना सीख लिया था। उस रात खाना खाकर अनुज किताब पढ़ रहा था और नीति टीवी देख रही थी। अमेरिका में अनुज को 8 बजे सोने की आदत हो गई थी, पर यहाँ 8 बजे से नीति के सीरियल शुरू हो जाते थे। जब से अनुज आया था तब से नीति उसका ख्याल करके टीवी ऑन नहीं कर रही थी, पर आज जब अनुज ने उसे लाइट बंद करने को कहा तो नीति थोड़ा झुंझला गई। इतनी जल्दी मत सोया करो यार, अब तुम बैचलर नहीं हो, मेरे साथ बातें करो। तुम्हारी तो बातें करने की, हंसने हंसाने की आदत बिल्कुल खत्म हो गई है। अनुज चुप रहा। नीति फिर बोली, मेरी शाम बहुत लंबी हो जाती है, तुम 8 बजे सो जाते हो। मैं ना कुछ पढ़ने के लिए लाइट जलाती हूँ, ना टीवी चला सकती हूँ। नीति की बात अपनी जगह ठीक थी और इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, पर अनुज को गुस्सा आ गया। बिना कुछ बोले अपना तकिया लेकर वो ड्राइंग रूम में सोने के लिए चला आया। नीति को पहले तो गुस्सा आया, फिर उसे समझा बुझा के कमरे में वापस ले आई। नीति देख रही थी कि अनुज इन दिनों खोया खोया रहता है, जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाता है। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अनुज मन ही मन अपने घर से कितना दूर होता जा रहा है। अगले दिन गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। दोपहर का वक्त था, बाहर लू चल रही थी। घर के अंदर कूलर की ठंडी हवा और खस की खुशबू बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अनुज की यादों में हुआ करती थी। खाना खाकर किताब पढ़ते पढ़ते ही आंख लग गई थी। जब उठा तो ड्राइंग रूम से कुछ आवाजें आ रही थीं। वहां गया तो कुछ औरतें बैठी बातें कर रही थीं और नीति उनको चाय नाश्ता ऑफर कर रही थी। उसे देखकर नीति बोली, अरे आओ अनुज, मेरी सहेलियों से मिलो। नीति की सहेलियां? अनुज को हैरानी हुई। नीति को किटी पार्टी, औरतों की गपशप सबसे चिढ़ हुआ करती थी। जब अनुज बहुत कहता कि किसी पड़ोसी या दोस्त के घर चली जाया करो या कभी शाम को बच्चों को क्लब ले जाया करो, तो नीति हमेशा मना कर दिया करती। मुझे अकेले तुम्हारे बिना कहीं जाना पसंद नहीं है, मेरे लिए तुम और बच्चे ही मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड्स हो। अनुज को अच्छा लगना चाहिए था कि नीति ने कुछ दोस्त बनाए हैं, पर उसे कहीं कुछ अजीब सा लगा। क्या वो और बच्चे नीति की खुशी के लिए काफी नहीं थे? अनुज रसोई में अपने लिए चाय बनाते हुए यही सोच रहा था जब नीति पीछे से आई। मेरी फ्रेंड्स थोड़ी देर में जाएंगी, सुहाना के लिए मैंगो शेक बना दो प्लीज। अनुज को थोड़ा गुस्सा आया। अमेरिका में तो वो अपना सारा काम खुद ही करता था, पर यहाँ तो उसे आदत थी कि नीति ही उसका हर छोटा बड़ा काम करती थी। वो तो अपने लिए चाय भी आधा गुस्से में और आधा नीति को शर्मिंदा करने के लिए बना रहा था, और वो शर्मिंदा होने के बजाय उसे सुहाना के लिए मैंगो शेक बनाने को कह गई। अनुज को आज वो दिन याद आ गया जब सुहाना 6 महीने की थी और बहुत बीमार पड़ी थी। नीति रात भर जाग के उसके माथे पर गीली पट्टी रखती रही थी। सुबह जब उसकी आंख लगी तो अनुज ने उसे उठाना ठीक नहीं समझा। सुहाना के लिए दूध गर्म करके वो बोतल में डाल ही रहा था कि नीति पीछे से आई। अरे अरे, ये आपका काम नहीं है, मेरे होते हुए ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। ये वही नीति थी ना, या 3 साल में ये भी बदल गई थी?
नीति की सहेलियां वापस लौट चुकी थीं, पर अनुज अपने कमरे में ही बैठा रहा। काफ़ी देर बाद नीति कमरे में आई तो थोड़ा अपराधी सी आवाज़ में बोली, हाँ बाबा, हाँ मैं जानती हूँ, पर क्या करती। तुम्हारे जाने के बाद इतना अकेलापन हो गया था, मैं बहुत उदास रहती थी। तुम ही तो कहते थे ना, लोगों से मिला जुला करो। अनुज कुछ नहीं बोला, बस अपनी चाय लेकर बाहर लॉन में चला गया। नीति भी उसके पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर तक जब अनुज कुछ नहीं बोला तो नीति ने ही कहा, शाम को क्लब चलें, बच्चे स्विमिंग कर लेंगे और हम वहीं पूल साइड पे चाय पियेंगे। अनुज का मन बुझा हुआ था, बोला लेट हो जाएगा, मुझे 8 बजे नींद आने लगती है। नीति बोली, ओहो कितनी बोरिंग बना दी है तुमने लाइफ। कई दिनों का इकट्ठा हुआ बेगानेपन का एहसास गुस्से में फूट गया। अनुज जोर से बोला, मेरे वापस आने से तुम सभी की लाइफ में खलल पड़ गई है ना, लगता है मैंने वापस आके बहुत बड़ी गलती की है। नीति का मुंह खुला रह गया। ये क्या कह गया था अनुज? इसके मन में कोई बात इतनी कब चुभ गई? पिछले 3 सालों की दूरी एक धुएं के गुबार की तरह उनके बीच में लहरा गई। इतने सालों की शादी में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि नीति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अनुज के चेहरे पर ऐसा गुस्सा तो उसे कभी याद ही नहीं था। रात को भी अनुज मुंह फुलाकर ही सो गया और नीति रात भर करवट बदलती रही। सुबह भी अनुज का मूड खराब ही था। नाश्ते की टेबल पर भी वो चुपचाप ही बैठा रहा। क्या वो सच में अपने परिवार वालों के लिए बोरिंग हो गया है? अनुज ने सोचा। डैड आपका फोन। सुहाना की आवाज सुनकर अनुज का ध्यान टूटा। ऑफिस से मैनेजर का फोन था। शिकागो वाला प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो गया है, आर यू इंटरेस्टेड इन गोइंग बैक? पर यार फैमिली को ले जाना पॉसिबल नहीं है। फैमिली? कौन सी फैमिली? फैमिली को अब उसकी ज़रूरत ही कहाँ थी। थोड़ा रुक कर अनुज बोला, 1-2 दिन में बता देता हूँ। नीति वहीं खड़ी थी। अनुज उसे देखकर बोला, शिकागो ऑफिस से एक्सटेंशन का ऑफर है, मैं ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नीति उसे चुपचाप देखती रही, जैसे वो पहचान ही नहीं पा रही थी कि जो आदमी उसके सामने खड़ा है वो है कौन। ये वो आदमी तो नहीं जिसने 3 साल पहले कहा था कि वो उनको छोड़कर नहीं जाना चाहता। वो जिसने एयरपोर्ट पर बार बार मुड़कर अपने परिवार को इतनी बार देखा था जैसे वो अपनी आंखों में उनको संजो के अपने साथ ले जाना चाहता हो। ये अनुज कौन था जो अभी आया था और अब फिर जाने की बात कर रहा था? नीति अनुज की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। पास आकर बोली, गुस्से में कोई गलत फैसला नहीं लेना, मना कर दो उनको, मैं नहीं चाहती तुम कहीं जाओ। अनुज ने जवाब नहीं दिया। पिछले कुछ दिनों में उसने अपने दिल के आसपास बर्फ की एक चट्टान बना दी थी और वो चट्टान नीति के आंसुओं से पिघलने वाली नहीं थी। नीति की आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर अनुज ने उसके आंसू पोंछने की कोई कोशिश नहीं की। नीति कांपती हुई आवाज में बोली, तुमसे दूर रहना हमारे लिए आसान नहीं था, पर सरवाइव करने के लिए अपने में जो बदलाव लाना जरूरी था हम लाए। तुमने भी तो यही किया, पर ऐसा तो नहीं था कि हमें एक दूसरे की जरूरत नहीं रही। अनुज ड्राइंग रूम के बाहर देखने लगा। दोपहर की लू के बाद अब मौसम बदल गया था। काले बादलों के साथ ठंडी हवा चलने लगी थी। हवा का एक जोर का झोंका आया और नीति का आधा बना हुआ क्रोशिया का दुशाला लॉन की टेबल से उड़कर घास पे गिर गया। अनुज उसे उड़ते हुए देख रहा था। उसके छोटे छोटे रंग बिरंगे बारीकी से बुने हुए पैचेस को देख रहा था। कानों में नीति की बात गूंज गई, अभी से बनाऊंगी तभी तो सर्दियों तक खत्म होगा। नीति अपनी सर्दियां अनुज के साथ अपने बुने हुए दुशाले में गुजारना चाहती थी, उसके बिना नहीं। नीति ने उस दुशाले को उठाने की कोशिश नहीं की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनुज को कैसे यकीन दिलाए कि उसकी फैमिली अभी भी उससे उतना ही प्यार करती है और वो अब उससे दूर नहीं रहना चाहते। पर घुटने से एक जोर सी दर्द की टीस उठी तो वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई और घुटना मलने लगी। पीछे से सुहाना और रजत किसी बात पर लड़ते हुए अपने कमरे से निकले। डैड, भैया ने मेरी बुक। रजत उसकी बात काटते हुए बोला, पहले तू मेरी मैगजीन दे। निकल गया वो लम्हा। सर झुकाकर दबे पांव धीरे से घर के बाहर चला गया।
अनुज ने घास पर से उड़ते हुए दुशाले को उठाया और तह करके टेबल पर रख दिया। फिर नीति के पास बैठकर उसका हाथ हटाकर उसके घुटने मलने लगा। हो गया था फैसला। अभी नीति को, बच्चों को उसकी जरूरत थी। प्यार के साथ साथ जो सख्ती और अनुशासन वो अपने बच्चों को दे सकता था, वो और कोई नहीं दे सकता था। और उसका भी यही समय था। आज, बल्कि अभी से। उस लम्हे को दोनों हाथों में पकड़कर अनुज सख्ती से बोला, कूल इट बोथ ऑफ यू, बताओ क्या हुआ है? नीति आंसुओं के पीछे से मुस्कुरा उठी। अनुज आज घर वापस आ गया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।